हेलो एवरीवन। आज हम सभी इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे परिवर्तित किया जाता है। इनके आज हम रूल का अध्ययन करेंगे। तो अब तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान होगा उसे भी टच कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उनके नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुँचता रहे और आप उसे देख सकें। तो आइए अब देखते हैं कि जो कॉम्पाउंड सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम कैसे परिवर्तित करते हैं, उनके कुछ रूल हैं, उन रूल को देखते हैं। तो यदि कंपाउंड सेंटेंस में बट आ जाता हो, स्टिल आ जाता हो या एट आ जाता हो, यानी कंपाउंड सेंटेंस में बट, स्टिल या एट आ जाता हो तो उसको हम परिवर्तित कर देते हैं दो या आल्दो में। बट, स्टिल या एट आने पर हम उसको दो या आल्दो में परिवर्तित करेंगे। जैसे देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं कि ही इज रिच बट माइजर। ही इज रिच बट माइजर। तो अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं तो इसके लिए हम दो या आल्दो दोनों में से किसी एक का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इनका प्रयोग जैसे ही हम सेंटेंस प्रारंभ होता है, सेंटेंस के प्रारंभ होने पर ही वहीं पे इसका हम प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पे दो या आल्दो दोनों में से कोई हम एक यूज कर सकते हैं। तो यहाँ दो, फिर यहाँ पहला सेंटेंस जैसे है वैसे लिखेंगे, ही इज रिच। अब जहाँ ये बट दिया हुआ है उस बट की जगह पे हम कॉमा का प्रयोग करेंगे, यह बट समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें दो क्लाज होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल क्लाज, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लाज। तो अब हमको इसको सबऑर्डिनेट क्लाज में बदलना है। तो सबऑर्डिनेट क्लाज में भी एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होगा और एक ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो भी हो सकता है उसको लिखते हैं। तो अब जैसे ही कॉमा लगा हुआ है, अब इसके बाद हमको सबऑर्डिनेट क्लाज को लिखना है। तो सबऑर्डिनेट क्लाज में हमको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट कोई है नहीं। तो अब इस सेंटेंस को देखेंगे, ही इज रिच, वह धनी है बट माइजर, लेकिन कंजूस है। तो जो धनी है वही कंजूस है। तो इसलिए जो पहला सब्जेक्ट है इसी सब्जेक्ट को हम यहाँ लेकर के उतारेंगे यानी लिखेंगे। तो ही, अब इसके पश्चात हमको कोई वर्ब लगाना है, वह बी फॉर्म भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है। तो अब यहाँ जो हमारा वर्ब दिया हुआ है आखिर आएगा कहाँ से? तो इस सेंटेंस को देखेंगे और इस सेंटेंस में जिस प्रकार का वर्ब प्रयोग किया गया है उसी वर्ब को हम ला करके यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर भी इज हो जाएगा, क्योंकि माइजर वर्ब नहीं है, इसके लिए एक हमको ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करना है। तो इसलिए हम ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यहाँ पे इज का प्रयोग किए और ये माइजर उतार दिया जाएगा। ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हुआ, ही इज रिच बट माइजर, दो ही इज रिच कॉमा ही इज माइजर। ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित हुआ। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर ये कह सकते हैं कि शी वर्कड हार्ड बट फेल्ड। शी वर्कड हार्ड बट फेल्ड, ये हमारा हो गया कंपाउंड सेंटेंस। अब इसको हमको पुनः परिवर्तित करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। फिर यहाँ बट आया हुआ है तो दो या आल्दो दोनों में से हम किसी को हम प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। तो दो शी वर्कड हार्ड, ये हो गया दो शी वर्कड हार्ड। पहला सेंटेंस जैसे है वैसे उतार देंगे, दो से हम उसको प्रारंभ करके। जैसे ही बट है वहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, बट ये समाप्त हो जाएगा। फिर हमको दूसरा क्लास यानी सबऑर्डिनेट क्लास लगाना है तो हमको सब्जेक्ट की आवश्यकता होगी। तो शी वर्कड हार्ड, उसी ने परिश्रम किया और वही फेल हो गई।
तो यहाँ हमको सब्जेक्ट लाना है, तो इसी सब्जेक्ट को ला करके हम यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा शी। अब हमको वर्ब लिखना है, तो वर्ब दिया हुआ है, यहाँ लिख देंगे फेल्ड, ऑब्जेक्ट है नहीं। तो दो शी वर्कड हार्ड, शी फेल्ड। तो इस प्रकार यह हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित हुआ। तो दूसरे रूल का जिक्र करते हैं। यदि दूसरा रूल ये कह सकते हैं कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस आता हो, अगर इंपरेटिव सेंटेंस और उसके पश्चात जो दूसरा सेंटेंस है एंड से जुड़ा हुआ हो, तो अगर हमको इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित करना है तो इसके लिए हमको इफ का प्रयोग करना होगा। यानी अगर कंपाउंड सेंटेंस इंपरेटिव में इंपरेटिव सेंटेंस और प्लस एंड से प्रारंभ होता हो, तो उसके लिए अगर जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित करेंगे तो इफ का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस के लिए एग्जाम्पल अगर हम देख लें तो ये हो सकता है कि वर्क हार्ड एंड यू विल सक्सीड, वर्क हार्ड एंड यू विल सक्सीड। तो अगर हमको इसको परिवर्तित करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो इसके लिए हमको इफ लगाना है, और इफ हमेशा सेंटेंस जहाँ से प्रारंभ होगा वहीं से लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट। तो जैसे ही हम इसको इफ लगाएंगे उसके बाद हमको सब्जेक्ट लगाना होता है। तो इसमें जैसे लिखा है वर्क हार्ड, परिश्रम करो, तो हम कह किसको रहे हैं? तो जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट हमेशा यू होता है और वह हाइड होता है, उसको लिखा नहीं जाता है। लेकिन जैसे ही हम इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित करेंगे उस यू का हम यहाँ मेंशन करेंगे, क्योंकि यही यहाँ सब्जेक्ट है। इसी को हम कह रहे हैं कि तुम परिश्रम करो और तुम पास हो जाओगे, तो तुम यहाँ पर लिखना होगा। तो इफ लिखेंगे और उसके तुरंत पश्चात वह यू यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में। उसके बाद यहाँ लिखेंगे वर्क हार्ड। अब जैसे ही एंड है उस एंड को समाप्त कर देंगे, वहाँ कॉमा लग जाएगा और दूसरा सेंटेंस जैसे है वैसे हम उसको उतार देंगे, यू विल सक्सीड। ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर ये हम कह दें कि रन फास्ट एंड यू विल विन द रेस। अगर इस तरह का दिया हुआ हो, एंड से जुड़ा हुआ है, फिर दूसरा सेंटेंस यानी इंपरेटिव सेंटेंस एंड फिर दूसरा सेंटेंस है कंपाउंड। अगर इसको हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित करना है तो पुनः रन फास्ट, इसमें जो सब्जेक्ट होता है यू हाइड होता है, लेकिन जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनाएंगे हम उस यू का जिक्र करेंगे। तो यहाँ यू और उसके बाद हो जाएगा रन और ये हो गया फास्ट। लेकिन इसके पहले हमको इस इफ का प्रयोग करना है क्योंकि उसी से सेंटेंस प्रारंभ करना है। तो ये हो गया इफ। तो इफ यू रन फास्ट, और जहाँ एंड है उस एंड को हटाएंगे और कॉमा लगाएंगे। उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस जैसे है वैसे उतार देंगे। तो ये हो गया यू विल विन द रेस। ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित हुआ। तो अब अगले रूल की बात करते हैं। तो अगर तीसरा रूल हम ले लेते हैं और इसमें कहते हैं कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस आता हो, यानी इंपरेटिव सेंटेंस उसके बाद यदि और या अदरवाइज या एल्स आता हो अगर कंपाउंड सेंटेंस में, तो यदि हमको इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित करेंगे तो इसमें हम अनलेस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि क्या यह एग्जाम्पल हो सकता है इसका। अगर हम कह दें कि कम टू मी और
आई विल नॉट टॉक टू यू। अगर ये कंपाउंड सेंटेंस में दिया हुआ यानी इंपरेटिव सेंटेंस तो कम टू मी, और अदरवाइज या एल्स में से कोई भी अगर आया हो तो और आया है, फिर दूसरा सेंटेंस आया हुआ है, तो इसके लिए अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको परिवर्तित करते हैं तो अनलेस का प्रयोग करेंगे। तो इस अनलेस का भी प्रयोग हम सेंटेंस प्रारंभ होने पर ही करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू होता है, तो इसलिए यहाँ पे अनलेस और यू सब्जेक्ट लगेगा, फिर कम टू मी, क्योंकि जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है हमेशा हम यू को ही इंडिकेट करते हैं, संबोधित करते हैं, तो इसलिए यहाँ यू, उसके बाद इसको लिख देंगे कम टू मी। ये हो गया अनलेस यू कम टू मी। अब जहाँ आर है वहाँ पे हम कॉमा लगा देंगे, उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस है उस सेंटेंस को ऐसे ही हम लिख देंगे, आई विल नॉट टॉक टू यू। ये हुआ हमारा कंपाउंड सेंटेंस, हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। यदि दूसरे एग्जांपल की बात करें तो हो सकता है वर्क हार्ड और यू विल नॉट पास, ये हो सकता है। तो यदि इसको भी हमको परिवर्तित करना है तो हमको अनलेस का प्रयोग होगा, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस आर अदरवाइज या एल से जुड़ सकता है, तो आर से जुड़ा हुआ है, फिर दूसरा सेंटेंस, तो फिर इंपरेटिव सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वह यू होता है, इसमें हाइड होगा, लेकिन जैसे ही हम अनलेस का प्रयोग करेंगे उसमें हम यू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा अनलेस यू वर्क हार्ड, और जहाँ और अदरवाइज या एल्स आएगा वहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, फिर दूसरा सेंटेंस जैसे है वैसे लिखेंगे। ये होगा यू विल नॉट पास, परिश्रम करो अन्यथा पास नहीं होगे। तो इसका कॉम्प्लेक्स बना कि जब तक परिश्रम नहीं करोगे तब तक पास नहीं होगे। तो चौथे रूल की बात करते हैं। तो अगर चौथे रूल की बात करते हैं तो उसमें अगर हम ये कहते हैं कि अगर शो आता हो, अगर हैंस आता हो या देयरफॉर का प्रयोग हुआ हो, शो हैंस देयरफॉर आया हो, तो इसको अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित करेंगे तो इसमें हम बिकॉज का प्रयोग कर देंगे, बिकॉज का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, he was late so the teacher punished him। अगर ये हमने ले लिया he was late so the teacher punished him, यदि हम इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं तो जो दूसरा सेंटेंस है वह पहले आ जाता है, क्योंकि जो बिकॉज है वह रीजन बताने का कार्य कर रहा है, और बिकॉज हमेशा दो सेंटेंस के बीच में कंजंक्शन का कार्य करेगा, तो यह रीजन बताने का कार्य करता है। रीजन बताने वाला जो भी सेंटेंस होता है वो बाद में आता है। तो जो दूसरा यह सेंटेंस है यह पहले हम लिखेंगे। ये हो जाएगा द टीचर punished him, और बिकॉज से जोड़ेंगे बिकॉज, और ये पहला सेंटेंस दूसरे बाद वाले में चला जाएगा, यानी बाद में प्रयोग किया जाएगा। तो ही वॉज लेट। दूसरा सेंटेंस देखते हैं कि ही broke the glass so
द फादर स्कोल्डेड हिम। ये हो गया ही ब्रोक द ग्लास सो द फादर स्कोल्डेड हिम। तो पुनः वही कार्य है कि क्योंकि शो है तो रीजन बताने वाला जो सेंटेंस है ये बाद में चला जाएगा, क्योंकि उसने ग्लास को तोड़ा, रीजन बता रहा है ये बाद में, और ये जो दूसरा सेंटेंस है वह पहले आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा द फादर स्कोल्डेड हिम, और बिकॉज से जोड़ देंगे, बिकॉज फिर सब्जेक्ट तो ही, और पहला सेंटेंस बाद में चला जाएगा, ही ब्रोक द ग्लास। ये हो गया। अगला रूल देखते हैं। अगर पांचवें रूल की बात करते हैं तो पांचवें रूल में यदि दो सेंटेंस यदि एंड से जुड़ा हुआ हो, यदि कंपाउंड सेंटेंस में दो सेंटेंस एंड से जुड़ा हुआ हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो या तो एज सून एज या वेन का हम प्रयोग करेंगे। एज सून एज या वेन का हम प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, क्या एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये हो सकता है कि आई रीच्ड स्टेशन एंड द ट्रेन स्टार्टेड। आई रीच्ड स्टेशन, एंड से जुड़ गया है, द ट्रेन स्टार्टेड। अगर इसको हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित करना है तो एज सुन एज या वेन का हम प्रयोग करेंगे। वेन आई रीच्ड स्टेशन कॉमा द ट्रेन स्टार्टेड, या एज सुन एज का हम प्रयोग कर सकते हैं, तो एज सुन एज आई रीच्ड स्टेशन कॉमा, एंड हट जाएगा और कॉमा का प्रयोग कर देंगे, और दूसरा सेंटेंस जैसे है वैसे लिख देंगे, द ट्रेन स्टार्टेड। तो आई रीच्ड स्टेशन एंड द ट्रेन स्टार्टेड, तो इसमें हो जाएगा एज सुन एज आई रीच्ड स्टेशन द ट्रेन स्टार्टेड, या वेन लगा देंगे एज सुन एज की जगह पे। यहाँ जो एज सुन एज लगा है यहाँ वेन, वेन आई रीच्ड स्टेशन द ट्रेन स्टार्टेड। यह दोनों तरह से आसानी से इसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि यह जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा। तो यदि समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए